नमस्कार, स्वागत है आपका सुबह 9 बजे के इस खास बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भोपाल से मिल रही खबर के साथ। कांग्रेस ने बड़ा एक्शन लिया है। करण मोरवाल पार्टी से 6 साल के लिए निलंबित कर दिए गए हैं। बड़नगर के कांग्रेस एमएलए मुरली मोरवाल के बेटे हैं करण मोरवाल, जिन्हें पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेत्री ने रेप का आरोप लगाया था। अप्रैल 2021 में इंदौर की कांग्रेस नेत्री ने करण मोरवाल पर रेप का आरोप लगाया था। उसके बाद बड़ा एक्शन पार्टी की तरफ से 2021 का ये मामला था, जब करण मोरवाल पर रेप का आरोप कांग्रेस नेत्री की तरफ से लगाया गया था, लेकिन देर हुई और अब जाकर कांग्रेस पार्टी ने एक्शन लिया है। 6 साल के लिए निलंबित कर दिया है करण मोरवाल को। तो करण मोरवाल को पार्टी से निलंबित किया गया है। कांग्रेस नेत्री ने रेप का आरोप करण मोरवाल पर लगाया था। अभी तो दोनों भी काफी चर्चा में रहे और अब जाकर पार्टी ने एक्शन लिया है। चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया का। भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, बड़ा एक्शन पार्टी की तरफ से आ रहा कि यही कहा जा रहा है कि मांग तो लंबे समय से थी, लेकिन एक्शन लेने में काफी देरी हुई। शैलेंद्र, बिल्कुल आपने ठीक कहा अवंतिका कि कार्रवाई करने में कांग्रेस ने काफी देर कर दी, क्योंकि मामला अप्रैल 2021 का है, जब कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल के बेटे करण मोरवाल पर एक महिला कांग्रेस की नेता ने आरोप लगाया था कि उनको पार्टी में पद दिलाने के नाम पर उससे मेल मुलाकात की, बाद में उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर इंदौर के महिला थाने में मामला दर्ज हुआ था और उसके बाद जो करण मोरवाल है लंबे समय तक फरार भी रहे थे। इंदौर पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी पर इनाम भी घोषित किया था। आखिरकार बाद में उनकी गिरफ्तारी भी हो गई थी। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही थी कि इस तरह के लोग जो पार्टी की महिलाओं के साथ इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं और ऐसे लोगों को पार्टी अभी तक बर्खास्त नहीं कर रही, उनको हटाया नहीं गया, और इसी तरह के आरोप जो है बीजेपी लगातार लगा रही थी। और उसके बाद अब जो है पार्टी ने करण मोरवाल को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। जो पत्र जारी किया उसमें लिखा है कि आप पर जो आरोप थे कांग्रेस पार्टी ने उसकी जांच कराई है। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं, जो तथ्य पेश किए गए हैं, वो सही है। इसके साथ ये मामला पूरा न्यायालय में चल रहा है और इसीलिए उनको अब पार्टी से अलग कर दिया गया है। जी ठीक है शैलेंद्र, आप बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो करण मोरवाल को कांग्रेस ने निलंबित कर दिया। और दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर जिसकी हम बात करेंगे, मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। 17 सितंबर तक मानसून सत्र चलने वाला है। प्रथम अनुपूरक बजट की मंजूरी के लिए सरकार एक प्रस्ताव लेकर आई है। लगभग 2500 करोड़ रुपए का ये प्रस्ताव होगा। सदन के हंगामेदार रहने के आसार साफ हैं। कारम डैम, भ्रष्टाचार, मिड डे मील गड़बड़ी और महिला अपराधों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। चलिए एक बार फिर हम रुक करेंगे शैलेंद्र भदौरिया का, सहयोगी हमारे लगातार लाइव बने हुए हैं। शैलेंद्र, आज मानसून सत्र जिसका आगाज हो रहा है और कई सारे मुद्दे इस बार विपक्ष के लिए जिनको चलते वो सरकार को घेरने की रणनीति बना चुकी है। क्या कुछ जानकारी आज को क्या हो सकता है? देखिए अवंतिका, आज से 5 दिन का मानसून सत्र जो है वो शुरू हो रहा है। उसको लेकर कांग्रेस ने पूरी रणनीति तैयार कर ली है। कल पीसीसी चीफ कमलनाथ के बंगले पर देर रात तक बैठक हुई, सभी विधायक उसमें शामिल हुए। उसमें तय किया गया कि किस तरीके से सरकार को इस पूरे घटना जो विधानसभा जो सत्र चलेगा उसमें घेरना है, चाहे वह कारम डैम के मामले की बात हो या हाल ही में जो एनसीआरबी रिपोर्ट आई थी जिसमें महिला संबंधी अपराध में मध्य प्रदेश एक बार फिर अव्वल रहा है। इसके साथ ही जो तमाम अन्य जो गड़बड़ियां हुई हैं, खासकर पोषण आहार को लेकर अभी जो कैग के रिपोर्ट में जिस तरीके से खुलासा हुआ था, इस तरह के जो तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस सदन में सरकार को घेरने का काम करेगी। हालांकि सत्ता पक्ष की भी बात करूं तो कल सीएम हाउस में भी एक विधायक दल की बैठक आयोजित की, तमाम मंत्री और विधायक वहां पर शामिल हुए थे और ये सबको बताया गया कि किस तरह के जवाब जो देने हैं, क्योंकि सदन पर अगर कांग्रेस की तरफ से लगभग 1500 से अधिक प्रश्न जो लगाए गए हैं। इसके अलावा कुछ स्थगन प्रस्ताव भी हैं और कुछ ध्यानाकर्षण भी लगाए गए हैं और ऐसे में उन सभी का जवाब पटल पर देना है। इसको लेकर जो बीजेपी ने भी रणनीति तैयार कर ली। इसके
इसके साथ ही जिस तरीके से बीजेपी के जो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं उनका कहना है कि भले ही कांग्रेस प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही हो, लेकिन किसी भी मामले में अभी तक भ्रष्टाचार साबित नहीं हुआ। कांग्रेस के आरोप जो है वो केवल निरर्थक आरोप है। और साथ ही उन्होंने कहा कि 15 महीने की कमलनाथ सरकार में जिस तरीके से जो काले कारनामे किए गए उन सब का काला चिट्ठा भी आज जो है विधानसभा सत्र में रखा जाएगा। हालांकि कांग्रेस को इस बात की आशंका है कि भले ही 5 दिन के मानसून सत्र होने की बात कही जा रही हो, लेकिन बीजेपी जो है इसको महज 15 तारीख को ही समाप्त कर देगी, क्योंकि 15 तारीख को 2,500 करोड़ का अनुपूरक बजट जो है वो मुरली देवड़ा वित्त मंत्री हैं वो पेश करेंगे। और उसके बाद 17 तारीख को मध्य प्रदेश में पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा भी है और ऐसे में उनको आशंका है कि उस दौरे के चलते 15 तारीख को ही विधानसभा सत्र खत्म कर दिया जाएगा। और विधानसभा सत्र को बढ़ाने की मांग लगातार कांग्रेस की तरफ से की गई थी। उसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा था कि समय अवधि नहीं बढ़ेगी, बल्कि दिन के काम के घंटे बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन 17 तारीख से अधिक का सत्र नहीं होगा। लेकिन अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि जो 5 दिन का सत्र रहेगा उसमें किस तरीके से कांग्रेस जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाती है और विपक्ष सत्ता पक्ष जो है वो उन पर किस तरीके से जवाब पेश करता है। जी चलिए देखना होगा शैलेंद्र क्या कुछ होता है आज सदन में। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी अपडेट्स लेंगे। और इधर जानकारी राजधानी भोपाल से भी आपको बता दें, जहां पर स्कूल बस में मासूम सुरक्षित नहीं है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 3 साल की मासूम के साथ बस में अश्लील हरकत की गई है। बस ड्राइवर पर आरोप लग रहा है। घटना के वक्त बस में महिला हेल्पर भी मौजूद थी, उसकी मौजूदगी के बीच भी ये सब होता रहा। जांच में पुलिस जुटी हुई है। दूसरी तरफ रातीपुर थाना इलाके के स्कूल का ये मामला बताया जा रहा है। कुछ दिन पहले भी आरोपी ने मासूम से अश्लील हरकत की थी। पुलिस ने आरोपी बस ड्राइवर और महिला हेल्पर को अरेस्ट कर लिया है। आपको बता दें कि बाल आयोग ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है। स्कूल प्रबंधन और पुलिस से घटना का ब्यौरा मांगा गया है। प्राप्त जो प्रथम सूचना दर्ज की गई है उसमें एक बस में एक ड्राइवर के द्वारा एक 3 साल की बच्ची के साथ अश्लील हरकत की गई है। उस संबंध में अपराध दर्ज करके विवेचना की जा रही है। इसमें जो है जो पॉस्को एक्ट और जो एग्रावेटेड असॉल्ट है उसको देखते हुए 376 के सेक्शंस भी उसमें अट्रैक्ट होंगे। चलिए और ज्यादा जानकारी हम लेंगे। सही शैलेंद्र बताइए हमारे साथ भोपाल से लाइव लगातार बने हुए। शैलेंद्र, निश्चित ही एक ऐसी घटना जिसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और अब बाल आयोग ने भी संज्ञान लिया है, क्या कुछ अपडेट इस पर? बिल्कुल अवंतिका, मानवता को शर्मसार कर देने वाला ये पूरा घटनाक्रम भोपाल से सामने आया। हम अभी उसी स्कूल के बाहर मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि ये तो भोपाल का एक बड़ा नामी ग्रामी स्कूल है। इसी स्कूल में वो नाबालिग बच्ची जो 3 साल 6 महीने जिसकी उम्र बताई जा रही है वो यहाँ पढ़ती थी और जब वो यहाँ से स्कूल से जब घर लौट रही थी उसी दौरान जो बस का ड्राइवर है उसके साथ अश्लील हरकत की गई। सबसे हैरान करने देने वाली बात तो यह है कि जिस वक्त ये पूरी वारदात को अंजाम आरोपी ड्राइवर ने दिया तो महिला हेल्पर भी उनके साथ मौजूद थी। उसके बावजूद भी उसने उसे रोकना उचित नहीं समझा। और ये कोई एक बार नहीं बल्कि इसके पहले भी जो मासूम बच्ची है उसने अपनी मां को जो बताया कि उसके पहले भी वो ड्राइवर है उसके साथ इस तरह की अश्लील हरकत कर चुका था। तो अब ये पूरा घटनाक्रम सवाल खड़े करता है कि जो मासूम बच्चे अपने स्कूल पढ़ने के लिए यहाँ आते और ऐसे में अगर स्कूल के स्टाफ के द्वारा उनसे इस तरह की हरकत की जाती है तो आखिर उनका बचाव कौन करेगा। जो महिला केयर टेकर है उसकी नियुक्ति इसीलिए की गई थी कि जो छोटे बच्चे हैं, जो बहुत ही मासूम बच्ची है 3 साल 6 महीने की उम्र की और ऐसे में यदि उसको कोई परेशानी होती है तो वो महिला केयर टेकर उसकी देखभाल कर सके। लेकिन अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो ऐसे में आखिर वो किस तरीके से सुरक्षित रहेंगे। हालांकि इस मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मामला दर्ज किया है। इसके साथ ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब चूंकि मामला काफी सेंसिटिव है और यही कारण है कि इस मामले में बाल आयोग ने संज्ञान लिया है। स्कूल प्रबंधन को से जवाब तलब किया जा रहा है। इसके अलावा पुलिस से भी यह जवाब मांगा गया है कि अब तक इस मामले में क्या कार्रवाई हुई और स्कूल प्रबंधन की गंभीर लापरवाही जो है वो बाल आयोग ने मानी है। क्योंकि जिस तरीके से जो पूरा घटनाक्रम रहा है, जिसकी मां ने जिस तरीके से पुलिस में एफआईआर की है या ये कहें कि मासूम ने जिस तरीके से अपनी मां को जो घटनाक्रम बताया है उससे साफ ये लगता है कि किस तरीके से उसके साथ लगातार जो है वो हैवानियत की जा रही थी। और वो बच्ची जो मासूम जो बोलने में भी पूरी तरीके से भी बोलना नहीं सीखी और ऐसे बच्चों के साथ इस तरह की हरकतें हो रही हैं तो ये कहीं ना कहीं मानवता को
शर्मसार कर देने वाली और स्कूल प्रबंधन पर भी सवाल खड़े करती है कि आखिर उन्होंने जो स्टाफ नियुक्त किया है उसका वेरिफिकेशन नहीं था। और सबसे बड़ी खास बात एक और है कि जब स्कूल स्टाफ से उन्होंने सीसीटीवी के मांगे तो उन्होंने कहा कि 3 दिन से अधिक के सीसीटीवी नहीं रहते हैं। यानी तमाम जो खामियां हैं वो स्कूल प्रबंधन की तरफ से भी देखने को मिली। हालांकि पुलिस अधिकारियों का यह कहना है कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस पूरे मामले की अभी जांच की जा रही है। आगे जांच में जिस तरीके के तथ्य आएंगे उसके आधार पर आगे भी कार्रवाई की जाएगी। जी, निश्चित ही कार्रवाई होनी चाहिए। शुक्रिया आपका शैलेंद्र इस पूरी चर्चा के लिए। और इस बीच रुक कर लेते हैं दुर्ग का, जहां से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। डूबते युवक को एसडीआरएफ की टीम ने बचाया है। खारून नदी में युवक डूब गया था, जिसका रेस्क्यू एसडीआरएफ की तरफ से किया गया। नारियल लेने के लिए नदी में कूदा था ये युवक और नदी के तेज बहाव में फंस गया। एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर इस व्यक्ति की जान बचाई है। लेकिन किस तरह से लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है। नारियल लेने के लिए युवक नदी में कूद गया, नदी का बहाव बहुत तेज था और इस बीच एसडीआरएफ की टीम को यहां पर पहुंचना पड़ा। युवक का रेस्क्यू किया गया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मिथिलेश, गंभीर लापरवाही युवक की तरफ से कुछ भी हो सकता था, हालांकि गनीमत रही कि युवक को बचा लिया गया है। मिथिलेश, अवंतिका, जिस तरह से घटना हुई है उससे सबक लेने वाली बात है कि अभी लगातार बारिश हो रही है और बारिश के कारण में नदी नालों का उफान वो काफी तेज हो गया है और गणेश विसर्जन का भी माहौल चल रहा है। तो गणेश विसर्जन के दौरान में जो नारियल को नदी में फेंकते हैं उसी नारियल को लेने के लिए युवक पानी में कूद गया और तेज बहाव के कारण वो पानी में बहने लगा। गनीमत ये रही कि पुल के जो कॉलम होते हैं उसमें जाकर वो फंस गया। तत्काल इस घटना की सूचना जो है वो एसडीआरएफ की टीम को दी गई, जिसके बाद युवक का रेस्क्यू किया गया और गनीमत ये रही कि किसी तरह से कोई जनहानि नहीं हुई, अन्यथा जान भी जा सकती थी। लेकिन एक बड़ी सबक है कि इस तरह की जब भी कोई चीज होती है तो कम से कम अपनी जान का जरूर ख्याल रखें और कोई भी रिस्क लेने से बचना चाहिए। जी, निश्चित ही शुक्रिया आपका मिथिलेश इस जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ के मौसम की। प्रदेश के कई इलाकों में झमाझम बारिश होगी, इस बात के आसार पहले से ही नजर आ रहे हैं। रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग में बारिश के लिए चेतावनी भी जारी कर दी गई है। बस्तर संभाग में मानसून मेहरबान रहेगा। सबसे ज्यादा बारिश बस्तर संभाग के जिलों में ही देखने को मिल रही है। रायपुर में भी कई दिनों तक बादल छाए रहेंगे। आपको बता दें कि रुक रुक कर बूंदाबांदी लगातार हो रही है राजधानी में और आज भी प्रदेश के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बादल छाए रहने वाले हैं। तो झमाझम बारिश छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में देखने को मिल रही है, जिसकी आस नहीं थी। हालांकि अब भारी राहत जनता को मानसून ने पहुंचाई है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर झमाझम बारिश हो रही है। चलिए ज्यादा जानकारी हम लेंगे सहयोगी ममता लांजवार हमारे साथ लाइव जुड़ रही है। ममता, लगातार बारिश छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में देखने को मिल रही है। आने वाले समय के लिए क्या कुछ आसार? देखिए, अभी अगर बात करें तो राजधानी रायपुर समेत प्रदेश में कई जिलों पर में लगातार बारिश हो रही है। खासतौर पे अगर बात करें तो बस्तर को लेकर अलर्ट है। बस्तर में अगले 24 घंटों में भी कहीं कहीं पे भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है और लगातार हम देख रहे हैं कि बस्तर में बाढ़ के हालात बने हुए हैं अलग अलग जिलों में और वहाँ पर राहत पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी भी वहाँ पर जो सिस्टम है वो काफ़ी मजबूत है और यही वजह है कि ज़्यादा कई जगहों पर भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं और बाकी जो है कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो राजधानी रायपुर में भी देर रात तक बारिश होती रही और सुबह जो है से अगर हम बात करें तो अभी भी बादल छाए हुए हैं। यानी कि फिलहाल ये कहें कि मानसून जो है वो लगातार सक्रिय है और सिस्टम मजबूत बना हुआ है। यानी कि प्रदेश के कई हिस्सों में अभी भी हल्की से मध्यम बारिश और कुछ जगहों पर भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी है। और अगर हम बात करें तो बस्तर में खासतौर पर लोगों से कहा गया है कि नदी नाले और जो पर्वत पहाड़ ऐसी जगहों पर जाने से बचे, क्योंकि वहाँ पर सिस्टम बहुत मजबूत है और किसी भी तरह की दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए लोगों से कहा गया है कि ऐसे समय में एहतियात बरतने की जरूरत है। जी ठीक है, शुक्रिया आपको ममता इस जानकारी के लिए। और अब बात कर लेते जशपुर की, जहां पर झुंड से बिछड़कर समदमा गांव हाथी का एक बच्चा जा पहुंचा और झुंड से 1 किलोमीटर दूर हाथी का बच्चा जा पहुंचा था। ग्रामीणों के साथ जूनियर जंबो अठखेलियां कर रहा है, खेल रहा है। मौके पर वन अमला भी पहुंचा है। झुंड के पास हाथी के बच्चे को ले जाने की तैयारी की जा रही है। तपकरा वन परिक्षेत्र के समदमा का ये मामला। तस्वीरें देखिए, जशपुर से तस्वीरें सामने आई हैं। एक हाथी का बच्चा जो कि झुंड से बिछड़कर समदमा गांव जा पहुंचा है।
ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी दीपक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। दीपक, क्या कुछ स्थिति वहां पर? दीपक, आप सुन पा रहे मुझे? चलिए, कोशिश करेंगे दोबारा संपर्क करें हम दीपक से, लेकिन तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं जशपुर में, जहां पर एक हाथी का दल पहुंचा था और एक बच्चा इस दल से जुदा हो जाता है। समडमा गांव में पहुंचा है और वन विभाग की टीम भी हालांकि मौके पर मौजूद है। इस बच्चे को दल से मिलाने की कोशिश लगातार की जा रही है और तैयारी है कि हाथियों के झुंड तक इस बच्चे को पहुंचाया जा सके। एक बार फिर हम लोग करेंगे सहयोगी दीपक हमारे साथ फोन लाइन पर। दीपक, क्या कुछ जानकारी इस पर? अवंतिका, मैं आपको बताऊं कि जशपुर के तपकरा वन परिक्षेत्र में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है और तपकरा वन परिक्षेत्र के समडमा गांव में अभी 10 हाथियों का दल विचरण कर रहा है और इन हाथियों के साथ एक नन्हा जो है हाथियों का बच्चा भी है। और बीती रात जो है ये समडमा गांव में बच्चा हाथी का घुस आया और जिसके बाद जो है वहां लोग सुबह जब उठे तो हाथी के बच्चे को गांव के बीच में पाया और उसके बाद ग्रामीणों ने मिलकर उस बच्चे को एक पेड़ की सहायता से रस्सी से बांध दिया है और वन विभाग को सूचना दी गई है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचने वाली है और इस हाथी के बच्चे को अब वहां से सुरक्षित जो है हाथियों के दल के पास ले जाया जाएगा। दल भी काफी आक्रोशित है बच्चे के बिछड़ने से और वन विभाग को चिंता यह है कि थोड़ी देर में अगर बच्चा उनके पास नहीं पहुंचा तो हाथी कहीं गांव की ओर रुख न कर दें और हाथी आक्रामक न हो जाए, जिससे कोई बड़ी घटना न हो। इसलिए वन विभाग का प्रयास है कि जल्द से जल्द हाथी के बच्चे को उन तक पहुंचाया जाए। ठीक है, धन्यवाद आपका दीपक इस जानकारी के लिए। चलिए, इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। छत्तीसगढ़ में चल रही आईटी की कार्रवाई अब खत्म हो चुकी है। छापे के दौरान मिले दस्तावेजों को बैकअप के लिए लिया गया है। करीब 3.5 करोड़ कैश जब्त हुआ है होने की जानकारी कैश के सामने आई है। छापे के दौरान 2.5 करोड़ की ज्वेलरी भी जब्त की गई है, इसकी भी जानकारी सामने आई है। और जांच में पेपर्स जो मिले हैं उनके आधार पर डायरेक्टर से पूछताछ हो रही है। प्रदेश के 6 ठिकानों पर आईटी ने दबिश दी थी। ये कार्रवाई खत्म हो गई है और जो भी दस्तावेज अब आईटी के हाथ लगे हैं उन पर पूछताछ और जांच लगातार जारी है। करीब 3.5 करोड़ का कैश और ज्वेलरी भी जब्त की गई। कई सारे पेपर्स जिनके आधार पर डायरेक्टर से पूछताछ चल रही है। 6 कारोबारियों के 30 ठिकानों पर आईटी ने दबिश दी थी।